हेलो मेरे फ्यूचर नर्सिंग स्टाफ। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग स्टेरिलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नर्स ओटी में प्रवेश करने से पहले सर्जिकल हैंड वॉशिंग करती है, यह आवश्यक क्यों है? बताइए यह क्यों आवश्यक है? एक नर्स ओटी में प्रवेश करने से पहले, ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने से पहले नर्स सर्जिकल हैंड वॉशिंग करती है, तो यह क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा हाथों को ठंडा करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा ऑप्शन बी कहता है हमारा ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने के लिए। ऑप्शन सी हमारा स्किन सॉफ्ट करने के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है हाथों की नमी बढ़ाने के लिए। तो बताइए क्यों आवश्यक है? एक नर्स ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने से पहले सर्जिकल हैंड वॉशिंग करती है, यह क्यों आवश्यक है? बताइए जल्दी क्यों आवश्यक है। जिसको भी करेक्ट आंसर पता है प्लीज बताइए, और जिसको जो भी डाउट है प्लीज मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। अगर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। राइट आंसर बताइए इसका, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने के लिए क्यों करती है हैंड वॉश नर्सिंग? नर्स ओटी में प्रवेश करने से पहले सर्जिकल हैंड वॉश क्यों आवश्यक है? तो ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉश ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने के लिए होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग कम से कम कितने समय तक किए जाना चाहिए? कितने समय तक करते हैं सर्जिकल हैंड वॉश बताइए। तो ऑप्शन ए है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 3 से 5 मिनट, ऑप्शन डी है 10 मिनट। तो बताइए कितने मिनट या कितने सेकेंड करते हैं सर्जिकल हैंड वॉश? कितने सेकेंड या कितने मिनट की जाती है? कितने मिनट किया जाता है सर्जिकल हैंड वॉश? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 5 मिनट। कितना? 3 से 5 मिनट लिखा नहीं रहा है, सॉरी। 3 से 5 मिनट, ठीक है। कितने? 3 से 5 मिनट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्जिकल स्क्रब 3 से 5 मिनट तक किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर है? अब बताइए स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर है? तो ऑप्शन ए है हमारा दोनों समान है। ऑप्शन बी है स्टेरिलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है, डिसइंफेक्शन केवल पैथोजेंस को। ऑप्शन सी है हमारा डिसइंफेक्शन ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऑप्शन डी है हमारा कोई अंतर नहीं। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? राइट आंसर बताइए, जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। स्टेरिलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है, पर डिसइंफेक्शन केवल पैथोजेंस को हटाता है। क्या करता है डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन केवल पैथोजेंस को नष्ट करता है, पैथोजन को हटाता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन सभी जीवाणुओं को नष्ट करता है और डिसइंफेक्शन केवल रोगजनकों को नष्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए सामान्य मानक क्या है? बताइए ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए सामान्य मानक क्या है? क्या है सामान्य मानक? तो ऑप्शन ए है 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 psi दबाव और 15 से 20 मिनट। ऑप्शन बी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा 134 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए आपको पता है तो।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 psi दबाव और 15 से 20 मिनट। ठीक है, ऑटोक्लेव और स्टेरिलाइजेशन के लिए सामान्य मानक है 121 डिग्री सेल्सियस पर psi दबाव और 15 से 20 मिनट। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? बताइए, ऑटोक्लेव का उपयोग मुख्य रूप से इनमें से किसके लिए होता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है हीट रेसिस्टेंट आइटम्स जैसे ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी है हमारा प्लास्टिक सिरेंजेस। ऑप्शन सी है रबर कैथेटर। ऑप्शन डी है ग्लव्स। तो बताइए, ऑटोक्लेव का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? किसके लिए होता है ऑटोक्लेव का उपयोग? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हीट रेसिस्टेंट आइटम्स जैसे कि ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑटोक्लेव हीट रेसिस्टेंट वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग वाली चीजों की। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ड्रेसिंग में कौन कौन सी चीज आती है? गॉस पीस, गॉस थान आती है ना, वो सब चीज, और इंस्ट्रूमेंट भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ग्लव्स को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? बताइए, ग्लव्स को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन बी है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन सी है एथिलीन ऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी है बॉइलिंग। तो बताइए, ग्लव्स को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्लव्स को कैसे स्टेरिलाइज करते हैं? बताइए, ग्लव्स को स्टेरिलाइज करते हैं आप? बताइए कैसे करते हैं ग्लव्स को स्टेरिलाइज? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। क्या होगा? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, ग्लव्स हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ईटीओ गैस स्टेरिलाइजेशन होती है। ठीक है, इसे ईटीओ करते हैं। ठीक है, ईटीओ है, इसे ईटीओ गैस स्टेरिलाइजेशन करते हैं ग्लव्स को। ठीक है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लव्स से हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर ग्लव्स गर्म में भाप में रखेंगे तो पिघल जाएंगे, क्योंकि वो रबर के होते हैं ना, खराब हो जाएंगे। अगर आप बॉईल करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, बॉईल कर नहीं सकते। ऑटोक्लेव करेंगे तो भाप में भी वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, और एथिलीन ऑक्साइड गैस से ये तो होगा नहीं, एथिलीन ऑक्साइड गैस से नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन के हिसाब से ही राइट आंसर देना है। ओके, तो ईटीओ करते हैं ग्लव्स को, ईटीओ। ठीक है, ग्लव्स हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ईटीओ गैस स्टेरिलाइजेशन करते हैं ग्लव्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर। ऑप्शन बी है हमारा ड्रेसिंग मटेरियल। ऑप्शन सी है प्लास्टिक आइटम्स। ऑप्शन डी है सिरेंजेस। तो बताइए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए करते हैं? बताइए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शार्प इंस्ट्रूमेंट को और ग्लासवेयर को। ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हीट ग्लासवेयर और शार्प टूल्स के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, केमिकल डिसइंफेक्शन में कॉमनली कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? बताइए, केमिकल डिसइंफेक्शन में कॉमनली कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी हमारा डिस्टिल वाटर। ऑप्शन सी है एल्कोहल ओनली। ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो बताइए, केमिकल डिसइंफेक्शन में कॉमनली कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट एक सामान्य डिसइंफेक्ट सोडियम हाइपोक्लोराइट एक सामान्य डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, क्या है? डिसइंफेक्टेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बताइए कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इनमें से कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन ए है एथिलीन ऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी है बॉइलिंग, ऑप्शन सी है हमारा ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन डी है यूवी लाइट। तो बताइए कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बताइए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन पूछा है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन बताइए इनमें से किस चीज से करते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एथिलीन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में एटीओ गैस या फिर लिक्विड केमिकल्स होते हैं। ठीक है, या फिर लिक्विड केमिकल्स प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या नहीं करना चाहिए? बताइए स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है स्टेराइल एरिया को नीचे से छूना, ऑप्शन बी है स्टेराइल ग्लव्स पहनना, ऑप्शन सी है स्टेराइल ड्रेप लगाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा टॉकिंग कम करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने के लिए नर्स को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए स्टेराइल एरिया को नीचे से छूना। क्या हो जाएगा? स्टेराइल एरिया को नीचे से छूना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेराइल एरिया को नीचे से छूना कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी स्टेराइल ट्रे पर एक्सीडेंटली पानी की बूंद गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बताइए यदि किसी स्टेराइल ट्रे पर एक्सीडेंटली मतलब कि गलती से पानी की बूंद गिर जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है तुरंत डिस्कार्ड करें, ऑप्शन बी है सुखा दें और इस्तेमाल करें, ऑप्शन सी है कुछ ना करें, ऑप्शन डी है हमारा केवल आउटर एरिया बदलें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तुरंत डिस्कार्ड करें। यदि किसी स्टेराइल ट्रे पर एक्सीडेंटली पानी की बूंद गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तुरंत डिस्कार्ड करें इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेमिनेशन होने पर डिस्कार्ड करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के बाद बायोलॉजिकल इंडिकेटर का क्या उद्देश्य होता है? बताइए इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के बाद बायोलॉजिकल इंडिकेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कलर डेकोरेशन, ऑप्शन बी है स्टेरिलाइजेशन की प्रभावशीलता जांचना, ऑप्शन सी है वेट चेक करना, ऑप्शन डी है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क देना। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन के बाद बायोलॉजिकल इंडिकेटर का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्टेरिलाइजेशन की प्रभावशीलता जांचना। क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन की प्रभावशीलता जांचना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर इफेक्टिवनेस जांचता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, ओटी में लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम का क्या उद्देश्य है?
बताइए ओटी में लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन ए है फ्रेश एयर सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन कंट्रोल बाय फिल्टर्ड एयर, ऑप्शन सी है कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है साउंड रिडक्शन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। ओटी में लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल बाय फिल्टर्ड एयर, क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल बाय फिल्टर्ड एयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो फिल्टर्ड एयर देता है, इन्फेक्शन कम करता है। और ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल अटायर ओटी ड्रेस में कौन कौन शामिल है, बताइए सर्जिकल अटायर मतलब कि ओटी ड्रेस में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है ओटी ड्रेस में, बताइए इनमें से क्या क्या चीज होती है ओटी ड्रेस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्क्रब सूट कैप मास्क शू कवर, ऑप्शन बी है हमारा नॉर्मल यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी है हमारा कैजुअल ड्रेस, ऑप्शन डी है हमारा प्लास्टिक एप्रॉन ओनली। तो बताइए सर्जिकल अटायर या फिर ओटी ड्रेस में कौन कौन शामिल है, ओटी ड्रेस में क्या क्या चीज होती है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रब सूट कैप मास्क और शू कवर। ठीक है, क्या क्या होते हैं, स्क्रब सूट कैप मास्क और शू कवर। ठीक है, जूते के कवर। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रब सूट कैप मास्क शू कवर स्टैंडर्ड अटायर है ये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन के दौरान स्क्रब नर्स का क्या कार्य है, बताइए ऑपरेशन के दौरान स्क्रब नर्स का क्या कार्य है। जो नर्स ओटी असिस्टेंट बनती है, ऑपरेशन में असिस्टेंट बनती है डॉक्टर के साथ, तो उस नर्स का क्या काम होता है, क्या कार्य करती है वो नर्स, जिसे हम बोलते हैं स्क्रब नर्स। जो ओटी में जो डॉक्टर की असिस्टेंट बनती है वो उसको हम बोलते हैं स्क्रब नर्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सर्जन को स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट देना, ऑप्शन बी हमारा एनेस्थीसिया देना, ऑप्शन सी है हमारा पेशेंट मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये तो पता चल ही गया होगा, आधा आंसर तो मैंने बता ही दी हूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्जन को स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट देना। क्या करती है स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स जो होती है वो सर्जन को स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट देती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, स्क्रब नर्स स्टेराइल आइटम सर्जन को देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलेटिंग नर्स का क्या कार्य है, बताइए सर्कुलेटिंग नर्स का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है स्टेराइल फील्ड मेंटेन करना, ऑप्शन बी है नॉन स्टेराइल एरिया में सहायता देना, ऑप्शन सी है सर्जिकल सर्जरिंग करना, ऑप्शन डी है हमारा एनेस्थीसिया देना। तो बताइए सर्कुलेटिंग नर्स का क्या कार्य है, क्या कार्य है बताइए। तो सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो स्टेराइल फील्ड के बाहर काम करती, क्या करती है, वो स्टेराइल फील्ड मेंटेन करती है। ठीक है, सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है उसका कार्य होता है सर्कुलेटिंग नर्स स्टेराइल फील्ड के बाहर काम करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन स्टेराइल एरिया में सहायता देना। ठीक है, नॉन स्टेराइल एरिया में सहायता देती है। ठीक है, स्क्रब नहीं होती है वो नर्स, वो बाहर से ही सहायता देती है। जो नॉन स्टेराइल चीज होती है वो उठा के दे सकती है, बाकी स्टेराइल चीजें नहीं छू सकती वो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है वो स्टेराइल फील्ड के बाहर काम करती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने से पहले क्या करना चाहिए, बताइए इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने से पहले क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है उन्हें साफ करके सुखाना, ऑप्शन बी है गंदे ही रख देना, ऑप्शन सी है हमारा पानी में डाल देना, ऑप्शन डी है कॉटन में लपेटना। तो बताइए इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या करेगी बताइए, क्या करेंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उन्हें साफ करके सुखाना है। क्या करना है? उन्हें साफ करके सुखाना। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन से पहले क्लीनिंग और ड्राइंग जरूरी है। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन करने से पहले इंस्ट्रूमेंट को साफ करना जरूरी है और उसे सुखाना जरूरी है। ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है सर्जन की सुरक्षा, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन को फैलने से रोकना, ऑप्शन डी है सजावट, ऑप्शन डी है आवाज कम करना। तो बताइए सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है बताइए सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य? तो ये तो पता हो गया होगा आपको। इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मुझे आपके कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि मेरे कमेंट करने से इसको पैसे मिलेंगे। भाई मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, बस मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार मिलता है कमेंट से। ठीक है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो पता ही होगा आपको, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। ठीक है। सर्जिकल मास्क का मुख्य उद्देश्य है इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। ओके। मास्क इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव टेप इंडिकेटर का रंग बदलना क्या दर्शाता है? बताइए ऑटोक्लेव टेप इंडिकेटर का रंग बदलना क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सफल रही, ऑप्शन बी है तापमान कम था, ऑप्शन सी है मशीन खराब है, ऑप्शन डी है कुछ नहीं बताता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सफल रही। क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया सफल रही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टेप का रंग बदलना स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट दर्शाता है। क्या है? टेप का रंग बदलना स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट दर्शाता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेप का अगर रंग बदल जाता है तो स्टेरिलाइजेशन मतलब कंप्लीट हो गया, ये दर्शाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, शार्प इंस्ट्रूमेंट को साफ करने का सही तरीका क्या है? बताइए शार्प इंस्ट्रूमेंट को साफ करने का सही तरीका क्या है? शार्प मतलब नुकीले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको साफ करने का सही तरीका बताइए। तो ऑप्शन ए है ब्रश और डिटर्जेंट सॉल्यूशन से साफ करें, ऑप्शन बी है हमारा सिर्फ पानी से, ऑप्शन डी है हमारा कॉटन से, ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन सी है कॉटन से, ऑप्शन डी है हाथ से रगड़ना। तो बताइए शार्प इंस्ट्रूमेंट को साफ करने का सही तरीका बताइए, सही तरीका क्या हो जाएगा? तो शार्प इंस्ट्रूमेंट को साफ करने का सही तरीका है ब्रश और डिटर्जेंट सॉल्यूशन से रगड़ना। ठीक है। ब्रश और डिटर्जेंट सॉल्यूशन से साफ करना, ये सही तरीका है। ठीक है। ब्रश और डिटर्जेंट से साफ करना सही तरीका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, निडल स्टिक इंजरी के बाद सबसे पहला कदम क्या है? बताइए निडल स्टिक इंजरी के बाद सबसे पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन ए है घाव को बहते पानी में धोना और ब्लीड होने देना, ऑप्शन बी है हमारा कॉटन लगाना, ऑप्शन सी है पट्टी बांधना, ऑप्शन डी है नजरअंदाज करना। तो बताइए नीडल स्टिक इंजरी के बाद सबसे पहला कदम क्या है? तो सबसे पहला कदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घाव को बहते पानी में धोना। क्या हो जाएगा? घाव को बहते पानी में धोना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घाव को बहते पानी में धोना और ब्लीड होने देना। ठीक है। ब्लड को निकलने देना, ब्लड को रोकना नहीं है। ठीक है। ब्लड जो निकलता है तो उससे अगर इन्फेक्शन अंदर भी गया होगा तो ब्लड के जरिए बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ब्लड को बहते रहने देना है। ठीक है। ब्लड को बंद नहीं करना है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ठीक है। निडल स्टिक इंजरी में ब्लीडिंग और वॉशिंग फर्स्ट स्टेप है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन थिएटर में कौन सा एरिया सबसे स्टेराइल होता है? बताइए ऑपरेशन थिएटर में कौन सा एरिया सबसे स्टेराइल होता है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग टेबल एरिया, ऑप्शन बी है कॉरिडोर,
ऑप्शन बी है कॉरिडोर, ऑप्शन सी हमारा नर्स ड्यूटी रूम, ऑप्शन डी हमारा वेटिंग एरिया। तो बताइए ऑपरेशन थिएटर में कौन सा एरिया सबसे स्टेराइल होता है? ऑपरेशन थिएटर में कौन सा एरिया सबसे स्टेराइल होता है? कौन सा एरिया होता है? तो ऑपरेशन टेबल क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑपरेशन टेबल एरिया सबसे ऑपरेशन टेबल एरिया सबसे स्टेराइल होता है, ठीक है। ऑपरेशन टेबल एरिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल एसेप्सिस का मूल सिद्धांत क्या है? बताइए सर्जिकल एसेप्सिस का मूल सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए है इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट मेंटेन करना, ऑप्शन बी हमारा केवल साफ कपड़े पहनना, ऑप्शन सी हमारा पेशेंट को ठंडा रखना, ऑप्शन डी है नॉइस कम करना। तो बताइए सर्जिकल एसेप्सिस का मूल सिद्धांत क्या है? क्या है मूल सिद्धांत बताइए? मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट मेंटेन करना क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट मेंटेन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस इन्फेक्शन फ्री फील्ड मेंटेन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन में बॉबी डिक टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए बॉबी डिक टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन में? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑटोक्लेव एयर रिमूवल टेस्ट के लिए, ऑप्शन बी हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ऑप्शन सी है प्रेशर चेक करने के लिए, ऑप्शन डी हमारा वाटर क्वालिटी के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोक्लेव एयर रिमूवल टेस्ट के लिए। क्या हो जाएगा? ऑटोक्लेव एयर रिमूवल टेस्ट के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉबी डिक टेस्ट एयर रिमूवल एफिशिएंसी चेक करता है। क्या करता है? बॉबी डिक टेस्ट एयर रिमूवल एफिशिएंसी चेक करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन विशेष रूप से किन वस्तुओं के लिए उपयोगी होती है? बताइए एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन विशेष रूप से किन वस्तुओं के लिए उपयोग होती है? तो ऑप्शन ए है हीट सेंसिटिव आइटम्स जैसे प्लास्टिक कैथेटर, ऑप्शन बी है स्टील इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी है लाइनन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लास वेयर। तो बताइए एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन विशेष रूप से किन वस्तुओं के लिए है? किन वस्तुओं के लिए बताइए आप? एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन किन वस्तुओं के लिए है विशेष रूप से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीट सेंसिटिव आइटम जैसे प्लास्टिक कैथेटर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ईटीओ, ठीक है, ईटीओ बोलते हैं। ईटीओ गैस, प्लास्टिक और कैथेटर जैसे हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए है, ठीक है। ईटीओ ईटीओ गैस, प्लास्टिक और कैथेटर जैसे हीट सेंसिटिव आइटम के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।